तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया, जो भी इसके कंपोनेंट्स थे, उसको हम बेसिक लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की विद एग्जांपल ऑफ पानी पूरी का बिजनेस, जहाँ पे हमने एसजीएनए या फिर आपका डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन था या टैक्सेस से थोड़ा बहुत हमने उसको समझ लिया, उसके ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये सब हमने समझा। नाउ विल डिकोड द एक्चुअल केस स्टडीज और किस तरह से एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट्स दिखता है इनकम स्टेटमेंट। आपका इनकम स्टेटमेंट जब आप नोटिस करोगे, कोई भी ओपन करोगे, तो यहाँ पे हमने एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट ओपन करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर में रेवेन्यू है, अदर इनकम है, फिर टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ यहाँ पे ये नजर आ रहा है। उसके बाद एक्सपेंसेस में जो हमने डिस्कशन किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेस ऑफ ट्रेडेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री पार्ट है ना, यहाँ पे आप देखो यहाँ तक का जो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये आपका सीओजीएस हो जाता है, सीओजीएस। ये जो ऊपर का था इतना, ये आपका सेल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपका ये एसजीएनए में आ गया, एस जी, और एक आपका ये अदर एक्सपेंसेस, ये आपका एसजीएनए का पार्ट हो जाता है। बाकी ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है जो इंटरेस्ट में आ जाता है, डेप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन में आ जाता है। तो इस तरह से जो हमने आपको बेसिक पहले समझाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। सो हम एक रियल रिपोर्ट ओपन करते हैं, तो लेट्स गो ऑन। और तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले आता हूँ आपको किसी रिपोर्ट पे, फॉर एग्जांपल प्रिंस पाइप पे आ जाते हैं। प्रिंस पाइप का यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको आना, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, वहां से आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे फिर आपको नीचे आना है एंड कहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमको नोटिस करना है। एक स्टैंड अलोन होता है, कंसोलिडेट होता है। एंड स्टैंड अलोन में जो कंपनी अगर लिस्टेड है और उसकी कोई सब्सिडरी नहीं है तो स्टैंड अलोन ही देखेंगे, लेकिन ज्यादातर कंपनीज की सब्सिडरीज होती है क्योंकि वो मल्टीपल एक्विजिशन करती है ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए, तो वहां पे कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ना हो, पैसा यहाँ से लेकर के कहीं और कंपनी में नहीं डाल रहा हूँ, इसके लिए हमको नोटिस करना है। तो यहाँ पे हमेशा आपको कंसोलिडेट स्टेटमेंट देखना है। हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स पेज नंबर 11 है, सॉरी, पेज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 118 पे है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 118 पे आना है हमको। यहाँ से मैं ले आता हूँ आपको पेज नंबर 118 पे, ठीक है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट जब भी आपको मिले, एक दो एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ लोगे ना, तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। जब रिपोर्ट्स पढ़ लेते हो तो हमको पता चलता है कि क्या क्या चीज देखना है, और वो पढ़ने की हैबिट की वजह से आप उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो। सो लेट्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स, 118 के आगे ही था, ये रहा। ये आपका बैलेंस शीट सबसे पहले आ जाता है, फिर इसके बाद आपका इनकम स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू दिया गया जो सेल्स में हमने डिस्कशन किया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंसेस के अंदर में आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, परचेज स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंजेस इन्वेंट्री आपका सीओजीएस हो गया, फिर आपका क्या है ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ गया है, जो कि आपका एसजीएनए का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। ऑलमोस्ट आपको 90-95% ज्यादातर जो आपके इनकम स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से दिखाई देंगे। किसी किसी में अदर इनकम्स भी होते हैं, या रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर इनकम भी एक पार्ट और ऐड हो जाता है। इस तरह से आपका इनकम स्टेटमेंट नजर आता है। और हम इसी चीज को अगर यहाँ पे आकर के देखें, प्रिंस पाइप का स्क्रीनर के ऊपर, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके का नजर आएगा। सेल्स एक्सपेंस, एक्सपेंसेस के अंदर भी इन्होंने बाइफोकेट किया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, राइट। उससे इनको ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है, जीपीएम भी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या बिट्टा मार्जिन आप कंसिडर कर सकते हैं। अदर इनकम, फिर आपका इंटरेस्ट आ गया, डिप्रिसिएशन आ गया, और टैक्स, उसके बाद नेट प्रॉफिट। तो कुछ यहाँ से हर एक कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट में चेक कर लो, क्योंकि वहां पे एनुअल रिपोर्ट में जाने के बाद इनकम स्टेटमेंट के अंदर में आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो नोट्स रीड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे नोट्स नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल कभी कभी किसी कंपनी का रेवेन्यू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कोर बिजनेस है, वहां पे 30,000 करोड़ आ रहा है, और 15,000 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर ऑपरेशन आ रहा है। ये क्या वन टाइम एक्टिविटी था, सेल ऑफ स्क्रैप था, ये चीज नोटिस करना जरूरी है जब कंपनी का पी मल्टीपल या वैल्यूएशन हम करते हैं। तो इसके लिए आपको नोट्स को भी पढ़ना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो जानना चाहिए। जैसे कि
आपको ये भी नोटिस करना है डिप्रेशन अमोर्टाइजेशन में के अंदर में फिलहाल जो कॉस्ट है कितना ये टाइम पे उन्होंने आपका स्ट्रेट लाइन लगाया है या रिटर्न डाउन लगाया 10% या 10% या उसके नीचे लगाया जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिटेल मिल जाता है। नाउ गोइंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, तो हमने यहाँ पे ओवरऑल मोटा मोटी इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है वो हमने बात की और किस तरह से इसका कंपोनेंट लाइन आइटम्स पहले हमने डिस्कस किया। अब एक एक को हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम टॉप लाइन, सो रेवेन्यू को हमको किस तरीके से देखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टीम ड्यूरिंग माई आईटी सर्विस में। जब मैं काम करता था तो वहाँ पे हम बिजनेस को अच्छे समझने के लिए और डिटेल में उसको ब्रेक डाउन करते थे। एंड मोर एवर हम इक्विटी रिसर्च में तो करते ही हैं। सो हमको ज्यादातर दो टाइप के बिजनेस, दो टाइप के बिजनेस दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपया कंपनी कमाती है, 100 रुपीज अर्न करता है कंपनी, तो उसमें से 100 रुपीज का पार्ट ना एक कंपनी है जो अराउंड 70 रुपीज यहाँ से आता है और 30 रुपीज नॉन कोर इनकम से आता है। मतलब ये क्या कि कंपनी अगर स्टील पाइप मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, ये स्टील पाइप बनाता है और उसके स्क्रैप अगर बच जाते हैं उसको ये 30 रुपीज में बेच देता है। तो एक्चुअल बिजनेस इनका ये है, ठीक है। तो सीएफओ जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो ये 70 रुपीज कंसिडर करेगा। ये जो 30 रुपीज है सीएफओ फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये आपका आ जाएगा जो सेल करके जो आया है, मतलब अदर इनकम, या फिर मैं कहूँ जो स्क्रैप इनका था उसको बेच करके जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो गेन हुआ है सीएफआई के पार्ट का आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है कंपनी जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम कोर बिजनेस, तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। कोर बिजनेस मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अगर आईटीसी आईटीसी का कोर बिजनेस अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 65% का बिजनेस उनका टोबैको से आ जाता है, बाकी का कुछ परसेंटेज आपका एफएमसीजी से आता है एंड सो ऑन। अभी के टाइम पे लेटेस्ट कितना डाइवर्सिफिकेशन चेंज हुआ है वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो मुझे अगर देखना है किसी कंपनी का कोर बिजनेस, तो लेट्स गो, यहाँ पे मैं तिजोरी फाइनेंस पे ले जाता हूँ क्योंकि तिजोरी फाइनेंस का मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, आई हैव बीन यूजिंग फॉर वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आईटीसी लिखते हैं। आईटीसी का कोर बिजनेस इज लाइक योर टोबैको का, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेवेन्यू मिक्स पे क्लिक करना है। रेवेन्यू मिक्स पे क्लिक करोगे तो अभी के टाइम पे यहाँ पे एफएमसीजी आपको 59% दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में एफएमसीजी का इतना पार्ट है नहीं। एफएमसीजी में थोड़ा ही पार्ट आता है, मतलब 38%, मतलब 59 या 60% एफएमसीजी का, उसमें से 30% मतलब ऑलमोस्ट 18% के आसपास एफएमसीजी से, बाकी सिगरेट से 61% का बिजनेस आ जाता है। मतलब इसमें से अगर हम पकड़े हैं तो 41% के आसपास जो बिजनेस है कंपनी का आपका सिगरेट से आता है, बाकी एग्री बिजनेस से आता है एंड अदर्स, राइट। अभी के टाइम पे कंपनी और डाइवर्सिफाई कर रही है। सो और एग्जांपल यहाँ पे हम लाइव भी कंसिडर करेंगे। तो हमने कोर इनकम आपको बता दिया कि इस कंपनी का कोर बिजनेस 60, अब उसको आईटीसी धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहा है। पहले वो 65% टोबैको से आता था, अब धीरे धीरे उसको रिड्यूस करके उन्होंने 40% पे लेकर गया लास्ट कुछ सालों में, जो भी 7-8 साल की अगर हम बात करें। तो कोर इनकम आपको समझ गया कि वो कंपनी, जैसे कि अगर पानी पूरी का बिजनेस है तो पानी पूरी ही सिर्फ सेल करता है, उसके अलावा पानी पूरी के जो टुकड़े बच जाते हैं या फिर कुछ अदर उसके पास जो आटा बच जाता है पानी पूरी करने के बाद वो अगर बेच देता है क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो वो उसका बिजनेस नहीं। उसका कोर बिजनेस इज लाइक पानी पूरी का सेल करना। लाइक मेरा कोर बिजनेस इज लाइक कि इक्विटी रिसर्च करना, एडवाइजरी रिसर्च रिपोर्ट्स देना, टेक्निकल एनालिसिस करना। अगर मुझे अदर इनकम कहीं से जनरेट होता है, किसी से मैंने बात करके अगर पैसे ले लिए तो अलग हो जाता है, लेकिन जो मेरा कोर इनकम मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। जैसे कि मेरा कोर बिजनेस इज लाइक योर इक्विटी रिसर्च का सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। और अदर में आ जाएगा ट्रेनिंग का, कभी मतलब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना है जो इस कोर्स में एनरोल हो गए, तो वो मेरा कोर इनकम नहीं है। मेरा कोर इनकम ये हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे बिजनेस जनरेटेड अदर कोर इनकम सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि ऐसे आप स्टील कंपनीज में चेक कर सकते हो, अपोलो पाइप ट्यूब में चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कोर बिजनेस समझने के लिए, अल्ट्रा मेरिन पिगमेंट। यहाँ पे कोई भी स्टॉक या कंपनी जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर बाय और सेल रिकमेंडेशन, वी हैव कंसीडर बिकॉज वी हैव बीन डूइंग अ रिसर्च ऑन पर्टिकुलर कंपनीज। तो यहाँ पे इस कंपनी का अगर कोर बिजनेस आप देखोगे, यहाँ पे सेल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चर गुड्स, सेल ऑफ मटेरियल्स जो भी है, तो टोटल इनका बिजनेस यहाँ पे अराउंड 48,543 लाख के आसपास का बिजनेस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस कंपनी का बिजनेस है, ये वाला जो ये सर्फेक्टेंट और पिगमेंट्स में डील करता है, अच्छा खासा मार्केट शेयर, दूसरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन ये फिलहाल इस बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट करता है। बाकी और सेल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग, इनकम फ्रॉम आईटी एनेबल सर्विसेज से भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कंपनी 5,000
376 लाख। तो मेजर बिजनेस में कोर इनकम कहूंगा कि ये कंपनी पिगमेंट्स एंड आपका सर्फेक्टेंट में डील करता है, लेकिन जो आईटी एनेबल सर्विसेज यहाँ से कम ऑपरेट करता है, तो ये पहले कभी से चल रहा है वो है। ठीक है, ट्रेड। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा कि कोर बिजनेस ये है। अगर यहाँ पे ग्रोथ आता है तो कंपनी के अंदर ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल एसआरएफ का अगर आप बिजनेस नोटिस करोगे एक टाइम पे, जहां पे आपका टेक्निकल टेक्सटाइल हुआ करता था, अभी भी है नो डाउट, टेक्सटाइल है, फिर आपका पैकेजिंग गुड्स है, फिर आपका अभी के टाइम पे जो स्पेशलिटी केमिकल्स है। आपको याद होगा एक टाइम पे टेक्निकल टेक्सटाइल और पैकेजिंग गुड्स अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करते थे एंड कंटिन्यूसली जनरेट कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको सेल्स भी दिखा दूंगा। और उस टाइम पे जो स्पेशलिटी केमिकल्स है ये इतना बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे थे, एकदम फ्लैट था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बिजनेस जो स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें फ्लोरिंग्स हो गए और जो भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, अब ये बिजनेस क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, ये फुल ग्रोथ में, फुल फुल ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो बिजनेसेस है ना टेक्सटाइल और पैकेजिंग का, जो पैकेजिंग में भी ग्रोथ नजर आ रहा है वो भी है, ये पैसा जो एक तरीके का कैश का होगी, ये फिक्स इनकम है। इस पैसे का यूटिलाइज करी कंपनी किसमें, स्पेशलिटी केमिकल्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कंपनी का बिजनेस लॉन्ग रन में ग्रो हो सकता है। इस डिवीजन को इन्होंने अलग नहीं किया, टेक्निकल टेक्सटाइल को, ठीक है, जिसके अंदर में ये मैन्युफैक्चर करते थे, उसको अलग नहीं किया। इसका जो भी सेल होता है 2000 जो भी क्रोर्स है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो भी सेल्स है, ये पैसा पूरा का पूरा स्पेशलिटी केमिकल्स के कैपेक्स में लगा है, और आज ये बिजनेस इनका कोर इनकम बन चुका है। सो दिस इज, आई विल नॉट से कि टेक्निकल टेक्सटाइल एक बिजनेस नहीं है, लेकिन आई वुड से कि कंपनी करेक्टली फोकसिंग ऑन दीज केमिकल स्पेसेस, जहां पे कंपनी को लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा और बिजनेस ज्यादा वहीं से जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इनका कोर इनकम हो गया। मिसाल के तौर पे अगर हम, मैं आपको इसका रिपोर्ट्स भी दिखा दूं, यहाँ पे आते हैं and let me see if we can find out SRF यहीं पे breakdown, else we have to open the annual report। ठीक है, तो अभी तो ये कुछ टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। प्रोडक्ट सेगमेंट देख लेते हैं, यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। सो आप नोटिस करो कि 2012 में कंपनी वाज मेकिंग केमिकल्स एंड पॉलीमर बिजनेस से अराउंड 1200 करोड़। ठीक है, पैकेजिंग से 660 करोड़ एंड टेक्निकल टेक्सटाइल से 2000 करोड़। तो यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के रेंज में ही है। ठीक है, कभी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ग्रोथ आया, बट दैट मनी दे यूटिलाइज फॉर ग्रोथ ऑफ देयर केमिकल एंड पॉलीमर बिजनेस, जिसके अंदर में डील करता है। एंड पैकेजिंग फिल्म्स में ग्रोथ आया है, अभी करंटली ह्यूज डिमांड है। सो इफ यू सी द गरवारे हाईटेक या दूसरी कंपनीज, एरोफ्लेक्स जो भी पैकेजिंग फिल्म्स के अंदर आ रही है, सो दे आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे साफ साफ नजर है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है आपका केमिकल्स एंड इसके अंदर में तो और वो फिक्स एसेट ग्रो कर रहे हैं, एंड आपका पैकेजिंग फिल्म्स, तो इसके अंदर में भी ग्रोथ नजर आया है फिलहाल के लिए। सो बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इफ आई कंसीडर देन योर केमिकल एंड पॉलीमर बिजनेस, तो इसका कोर बिजनेस अभी के टाइम पे मैं कंसीडर केमिकल एंड स्पेशलिटी, एंड सेकंड योर पैकेजिंग फिल्म्स, जो ग्रोथ नजर आ रहा है। यहाँ पे ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि ग्रोथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% ऑन एन एवरेज ग्रोथ दिखा रहा है रिसेंटली। अभी पैकेजिंग फिल्म्स में कभी अप्स है कभी डाउन है, ये चीज आपको नोटिस करना है, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में कोई ऐसा साउंड ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी के मैनेजमेंट का फोकस कहाँ है, उनको लगता है ये बिजनेस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इसके लिए मेरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, कोर इनकम यहाँ से जनरेट करना है, और वहीं से सबसे ज्यादा बिजनेस आएगा। बाकी सारे बिजनेस से जो जनरेट होता है जो मतलब दूसरे बिजनेसों से, वो मेरा कोर नहीं है, लेकिन वो चल चल रहा है, तो वो पैसा मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ डेट पे करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, फिक्स एसेट सेटअप करने के लिए। इस तरीके से आपको नोटिस करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ पे एक और एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया एक कंपनी का, जहाँ पे कोर इनकम एंड अदर इनकम्स को हमने, कोर इनकम और जो अदर बिजनेसेस है, तो ये कंपनी है जो जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अराउंड बिजनेस देखोगे 4,86,849, बाकी ट्रेडेड गुड्स से भी 39,000 के लाख के आसपास का ये सेल जनरेट करती है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि इनका ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और अदर इनकम में जिसके अंदर बैंक डिपॉजिट ये सब भी इनकम एक टाइम के लिए अदर इनकम में यहाँ कंसिडर हो सकता है, लेकिन ट्रेडेड गुड्स भी इनका एक, इट्स अ नॉन कोर इनकम। ठीक है, किस तरह से आपको रेवेन्यू फ्रॉम कोर इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर इनकम को देखना है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम कोर इनकम विल कंसिडर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग अ पी मल्टीपल्स और वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वैल्यूएशन, बिकॉज कभी कभी सेल्स आपको इन्फ्लेटेड दिखाई देता है, वी डोंट नो, सो वी हैव टू फाइंड आउट द बाइफर्केशन ऑलवेज। नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू चेक कि अब सेल्स को और किस तरीके से देखना है। सो
दिस ये चीज मैंने डिस्कवर किया था व्हेन आई वाज वर्किंग इनटू आईटी कंपनी एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस, जहां पे हम पीवीएम एनालिसिस करते थे, प्राइस वॉल्यूम मिक्स। तो वो चीज को मैंने इक्विटी रिसर्च में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे विल यू सी, एक चार्ट है यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे यहाँ पे आप नोटिस करोगे, लेट मी, यहाँ पे एक नंबर है। सो यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, तो 2018 में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 913 करोड़ का सेल्स किया है, एंड 2019 में 964 करोड़ का सेल्स हुआ है। ठीक है, मैं समझाने के लिए, यहाँ पे प्राइस चेंज लिखा है, वॉल्यूम चेंज लिखा है, एंड मिक्स इफेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस वॉल्यूम मिक्स। तो जब मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, तो उस कंपनी के अंदर 4000 5000 एसक्यू होता है, आई रिमेम्बर। तो वहां पे कोई प्रोडक्ट है, क्या वहां पे जो प्रोडक्ट का प्राइसेस है इंक्रीज हुआ? फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट की कंपनीज का ले लेते हैं, दालमिया भारत सीमेंट जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है, एंड उसके रियलाइजेशन पर टन काफी बेहतर एज कम्पेयर टू उसके पियर्स, तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी हाई रहते हैं, एंड 2 से 5 रुपए का अगर हाइक होता है, सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी पहले 100 करोड़ का सेल्स करती थी, और उसके लिए सॉरी 100, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का सेल्स करती थी, एंड उसके लिए 100 प्रोडक्ट बेचती थी। एक प्रोडक्ट का कीमत उस टाइम पे था 1 रुपीज, तो उसके हिसाब से इसका सेल्स हो जाता था 100 रुपीज का। नाउ इस साल क्या हुआ कि कंपनी फिर से 100 ही प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन इस टाइम पे जो प्राइसेस है दैट हैज जंप टू 1.2, तो उसकी वजह से कंपनी का सेल्स कितना हो गया 120। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो 20% इंक्रीज है, ये प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है, वॉल्यूम। यहाँ पे सो फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने इस टाइम पे सेल्स जो पहले 100 प्रोडक्ट करते थे, अब 120 का किया है, और लेकिन जो प्राइसेस है वो 1 ही है, तो कंपनी का सेल्स फिर भी कितना हुआ 120। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, एक बार वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एंड एक बार क्या किया ना, एक आपने आइदर एक न्यू प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। फॉर एग्जाम्पल आपका SSWL जो अलॉय मिक्स पे फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ है काफी बेहतर दिख रहा है, मार्जिन काफी बेहतर इंप्रूव हो रहा है। तो आपको ऐसी कंपनीज पे नोटिस करना है जो ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है जिससे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता है, मार्जिन इंप्रूव होता है। सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कंपनी डील करे, प्रिकॉल हो गया तो दूसरी कंपनीज हो गई। यहाँ पे मिक्स का मतलब ये हो सकता है कि आइदर कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया हो जिसका प्रोडक्ट जो बिजनेस मार्जिन काफी अच्छा है, मार्जिन बेहतर है, या फिर कंपनी का जो मिक्स इफेक्ट है, मतलब इन दोनों का जो प्राइस एंड आपका जो वॉल्यूम है, एंड प्लस जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, इन तीनों का मिक्सचर मिला करके कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से एक सिंपल चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं है, प्राइस यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइस हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ 2019 सेल्स, जो कि 5.5% हायर दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम हैज इंक्रीज, तो यहाँ पे ये भी लिखा है 60.3 SKU इंक्रीज लीड्स टू मिक्स, जो इम्पैक्ट है इन तीनों का, उसके वजह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। तो मिक्स नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की वजह से और वॉल्यूम सेल्स इंक्रीज होने की वजह से कंपनी को फायदा हुआ है। प्राइस हाइक का कोई बेनिफिट नहीं, उल्टा प्राइस यहाँ पे डिफ्लेट नजर आ रहा है। सो यहाँ पे हमने लिखा है फाइंड आउट द वॉल्यूम मैट्रिक्स इन विच द कंपनी ऑपरेट, सच एज लीटर्स में ऑपरेट करता है, एसक्यू में करता है, क्वांटिटीज में करता है, हमको देखना है। सीमेंट की कंपनीज है तो मेट्रिक टन हो गया, या एफएफसीजी कंपनी तो SKUs हो गया, जैसे कि वरुण बेवरेज है, स्टिंग उसने लॉन्च किया, उसके बाद काफी अच्छा चला। एक पेपर बोट करके भी प्रोडक्ट है, जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, दूसरी कंपनी का है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट द नेम ऑफ द कंपनी, बट वो काफी अच्छा चलता है मुंबई में, और जगह भी चलता रहेगा। एच से कुछ स्टार्ट होता है, फिर लीटर्स में, फिर प्राइस पर यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज, एंड हाउ इम्पैक्टिंग ओवरऑल टॉप लाइन ऑफ द कंपनी। तो दिस इज योर पीवीएम एनालिसिस। ये आपको कहाँ मिलेगा पीवीएम, जो मैं करता था, आप मेरे जो मेरा फिनकरो एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको शायद ये दिख जाएगा कि ये कैसे बनाते हैं रियल डेटा सेट को यूज करके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विल डिकोड दीज स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 सिनेरियो बनाया, आप 6 भी बना सकते हो, आपको भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एक बिजनेस है, वॉल्यूम फ्लैट और प्राइस फ्लैट है, मतलब कंपनी एक बिजनेस है, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए का बिजनेस करती है, और 1 रुपए का 100 वॉल्यूम है, मतलब 100 उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, और 1 रुपए के हिसाब से तो 100 रुपए का ही बिजनेस हुआ। ठीक है, 100 रुपीज का। दूसरा बिजनेस है जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब इन्होंने 120 रुपए 120 प्रोडक्ट बेचे और 1 रुपए के दाम से ही, तो यहाँ पे 120 हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम राइज क्या हो सकता है कि सडनली इंडस्ट्री में डिमांड इंक्रीज हो गया हो। सो डिमांड इंक्रीज मतलब अभी के टाइम पे आप सीमेंट पकड़ सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ है,
आपका अभी के टाइम पे आपका रियल स्टेट में जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, सीमेंट में ग्रोथ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है। प्राइस इसमें अभी के टाइम पे फ्लैट है। अगर हम नोटिस करें, प्राइस अभी तक फ्लैट है, सीमेंट में ज्यादा हार्डली इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्ट है और स्टिकीनेस ऑफ कस्टमर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तीसरे केस में दिया वॉल्यूम राइज, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, मतलब कंपनी का पहले 120 और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, तो ऑलमोस्ट 144 के आसपास का इनका जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो गया एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो ऐसी कौन सी कंपनी से, ये चीज नोटिस करना है। क्यों? ये साइकिल आपको बताता है कंपनी के अंदर में कि ये कंपनी कैसा है। ये हमेशा फ्लैट रहता है, ये कंपनी के अंदर में इंडस्ट्री में डिमांड और बार्गेनिंग पावर, या जो भी है डिमांड, खास करके सप्लाई मिसमैच या डिमांड वन टाइम एक्टिविटी है या ग्रोथ है, ये आपको नजर करना है सीमेंट ये सब में। इसके बाद वॉल्यूम राइज, ये सिक्लिकल बिजनेस है कि डिमांड आता है फिर डिमांड जाता है, तो ये आपको नोटिस करने में मदद करेगा कि अभी के टाइम पे इसमें शॉर्ट टर्म प्ले आउट करना है स्टॉक को बाय करके, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना है, ये समझने में मदद करता है। फोर हमने लिखा है कि वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, मतलब आपका वॉल्यूम भी ग्रोथ नहीं आया, उल्टा 90 हो गया, एंड प्राइस भी आपका 1 रुपये की जगह पे 90 पैसा हो गया, ठीक है। सो ये आपका कितना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी सेल्स जनरेट हो रहा है कम हो गया ना, आपका सेल्स पहले ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे हमने 9 रुपए का एक्चुअली प्राइस रखा है। फिर एक जगह लिखा है हमने वॉल्यूम डाउन हो गया है लेकिन प्राइस इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो आपका सेल्स फिर बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको कंपनी में, जब आप सेल्स को देख रहे हो, तो इस 5 तरीके से या 6 तरीके से आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने पहला कंसिडर किया है, हमारा पहला क्या था, वॉल्यूम इज फ्लैट एंड प्राइस इज ऑल्सो फ्लैट, सो वी हैव कंसिडर नोसिल करके एक बिजनेस है जो कि रबर मैन्युफैक्चर करता है, टायर्स के अंदर यूज होता है, आप जाकर के देखना। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वार्टर का रिजल्ट्स लिया, वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है एक टाइम फ्लैट ही है एकदम से, ना ग्रोथ हायर दिख रहा है ना लोअर दिख रहा है, मतलब एक ही जगह एक रेंज में घूम रहा है। एंड ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रिमेन्स टू फ्लैट, ठीक है। तो इसमें प्राइस भी फ्लैट है क्योंकि इसका वॉल्यूम भी फ्लैट है। सो वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ Q1 हैज शोन मार्जिनली डी ग्रोथ ऑफ 2% क्वार्टर क्वार्टर, सिक्वेंशियली वॉल्यूम इन एक्सपोर्ट स्लो डाउन ड्यू टू रिसेशनरी ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे रीजन मिल गया, सेलिंग प्राइस मार्जिनली इंप्रूव बाय 2% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, सिक्वेंशियली डोमेस्टिक वॉल्यूम इंप्रूव मार्जिनली। तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ है, आप इसको किसी और केस स्टडी में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादातर ये फ्लैट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, ये वॉल्यूम में डी ग्रोथ आया है, वॉल्यूम इज डाउन, एंड प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज 2% का दिखाई दिया और इसमें 2% का डाउन दिखाई दिया, ऐसा यहाँ पे। तो आपको नोटिस करना है इस कंपनी में क्या करना है, और ऐसे केस में क्या होता है कंपनी के अंदर में, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जब भी कंपनी ऐसे साइकिल फेस करती है तो नो सेल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सो कंपनी एक स्टेज के अंदर चली जाती है फिलहाल के लिए। सो आप यहाँ पे इसको 3 साल में लेके जाना है और आपको देखना है कि कंपनी का एक टाइम पे काफी ग्रोथ था, फिर उसके बाद कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर में एंटर कर चुकी है, एंड एक प्राइस पे आकर के खुद को सपोर्ट जो है, इसका सपोर्ट बना ले रही है, 200 के नीचे पे जाने पे रोक रही है खुद को, मतलब 200 माइट बी कंपनी का वैल्यूएशन विच यू नीड टू चेक, कि जहां पे ये दिख रहा है तो आपको नोटिस करना है ये कंपनी का अभी के टाइम पे जो ये डिफ्लेशन आया, तो यहाँ से क्या अपसाइड आ सकता है, तो आपको वॉल्यूम और प्राइस को नोटिस करना पड़ेगा इनके बिजनेस जिसमें भी ये डील ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस स्टडी था। सेकंड केस स्टडी में मैंने यहाँ पे लिया है आपका दालमिया भारत सीमेंट का। दालमिया भारत सीमेंट में मैंने क्या क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, वॉल्यूम राइज एंड प्राइस इज फ्लैट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पता है कि जो दालमिया भारत सीमेंट है, इसका डिटेल एनालिसिस मेरे चैनल पे है। इसमें जो वॉल्यूम है, जो सीमेंट कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स इज ऑलमोस्ट 60-65% के आसपास है, विच इज लोअर। सो कल जाकर ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम और प्राइस रिमेन फ्लैट, सो कंपनी स्टिल इज एबल टू जनरेट अ गुड बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ट्रेंड अगर आप देखोगे इंडिया का, जो इंडिया में प्राइस ट्रेंड है सीमेंट बैग का कितना है, 318 है, तो आई थिंक दालमिया भारत का 400 के ऊपर प्राइस पर बैग है, 410 के आसपास भी शायद। तो इनका क्योंकि रियलाइजेशन पर टन अच्छा है, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है काफी जो ब्लेंडेड सीमेंट है उसमें भी डील करते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी को रियलाइजेशन बेहतर मिलता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। सो यहाँ पे 68% यूटिलाइजेशन है, तो आई सी द वॉल्यूम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब कंपनी इज एबल टू सेल अभी के टाइम पे 41.7 मेट्रिक टन के आसपास ये सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो ग्रोथ है 5 इयर्स का, यहाँ पे 9% के आसपास है, एंड विच इज गोइंग टू ग्रो एट अ फास्टर रेट।
consistency, capacity addition and share of premium products led the volume and revenue growth. तो ये चीज जो मैंने आपको डिस्कस किया कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स की वजह से एंड वॉल्यूम की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज हुआ है. सेल्स रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट अ 10% CAGR एंड नेक्स्ट 5 years इज वेरी, मतलब नेक्स्ट 5 साल इंडिया के लिए काफी बेहतर है सीमेंट इंडस्ट्री में, वेर इट विल बी गोइंग टू बी हायर. सो यहाँ पे हमने क्या दिया कि प्राइस भले इंक्रीज ना हो लेकिन कंपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर पा रही है जिसके वजह से कंपनी को फायदा हो सकता है. एंड देर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड इन आर इंडिया जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट में बूम है नेक्स्ट 5 to 10 years में. तो ये कंपनी का वॉल्यूम ग्रो होगा जहां पे दे आर प्लानिंग टू रीच 110 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास बाय 2031 के 2030 या 31 में इतना मिलियन मेट्रिक टन पहुंच जाएंगे इनका कैपेसिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जिसमें मे बी 60% अगर पकड़ ले तो अभी के टाइम में जो 41 है दैट टाइम दे माइट बी प्रोड्यूसिंग अराउंड 75 to 80 के आसपास मेट्रिक टन, जो मतलब का जो सेल्स जो बिजनेस है वो डबल हो सकता है. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कैप्चर व्हेन द कंपनीज आर इनटू इनिशियल और ग्रोइंग फेज और देयर इज एनी टेलविंड इन द इंडस्ट्री. हमने सेकंड केस स्टडी लिया. थर्ड केस स्टडी में हमने यहाँ पे एक केस स्टडी लिया है वॉल्यूम राइज एंड प्राइस हाइक. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2017 में ये सोलारा करके कंपनी है, सोलार इंडस्ट्री, जो एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर करती है और ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर अकाउंट करती है. सो 2017 में दे हैड कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास प्रोड्यूस करती थी. नाउ दे हैव मोर देन 4.5 लाख मेट्रिक टन. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो तो कितना जंप हुआ है, 50% से यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रहा है. एंड तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आया कि वॉल्यूम में जंप हुआ है कंपनी का, ठीक है. एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंपनीज के रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा जहां से मैंने एक एक स्क्रीनशॉट लगाया है. तो इफ यू सी द रेट जो एक्सप्लोजिव बेस्ड थे दैट 74% से जंप हुआ है रेट. उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोजिव जो 9 मंथ्स का देखे थे यहाँ पे 63% से जंप हुआ है. यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट भी इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, रेट भी इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है. फिर यहाँ पे नोटिस करोगे फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस में भी टाइम पे 39% का सिर्फ ग्रोथ है, इससे पहले 63 ये सब का ग्रोथ था. ये ओवरऑल ईयर वाइज है, ठीक है. नाउ द Q1 का जब अभी के टाइम पे कंपनी का जो रिजल्ट आया है दैट इज वेयर रेट ऑफ द एक्सप्लोजिव हैज फॉलन. तो यहाँ पे आप देखोगे 18% का डाउन ट्रेंड आया है. सो ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक्सप्लोजिव जिसके लिए अमोनियम नाइट्रेट का यूज करती है. तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जो ट्रेंड है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका, तो यू विल गेट टू नो. तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है. सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या कि एक ट्रेंड नजर आएगा. यहाँ पे ये जो प्राइसेस थे अमोनियम नाइट्रेट के सडनली शॉर्ट अप हो गए, ठीक है. यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जो भी डिमांड मिसमैच है, सप्लाई मिसमैच है, उसकी वजह से. तो द प्राइसेस हैज रीच टू ऑलमोस्ट 90, जो एक टाइम के आसपास यहाँ पे एवरेज देखे तो 40 के या नीचे रह करता, 35 रुपीज केजी पर के आसपास रहता था, ठीक है, विच हैज शॉर्ट अप टू 90. नाउ द प्राइस हैज कूलिंग बैक, यहाँ पे फिर से पहुंच चुका है. सो उसके वजह से कंपनी का फिर से क्या होगा, स्टॉक प्राइस में फिर से करेक्शन नजर आएगा. सो यू हैव टू नोटिस दिस ईयर दैट इज February 2022, जुलाई के बाद से 2022 के बाद से स्टॉक प्राइस के अंदर में करेक्शन नजर आएगा. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल टेक यू टू रियल स्टॉक प्राइस का. यहाँ पे सोलारा करके मैं टाइप कर देता हूँ. सो यू कैन रिलेट दिस केस स्टडीज जब भी आप रिसर्च करो. तो यहाँ पे नोटिस करोगे कि जनवरी 2023 या 3 साल का आप ले लेना, तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे दिसंबर के बाद से आप देखोगे एक टाइम के लिए साइड वेज में चले गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज या जो भी मार्केट के अंदर सेंटीमेंट है थोड़ा डाउन आया. नाउ इट इज अगेन गोइंग बैक अप. तो हमको ये नोटिस करना है जो ये प्राइसेस इंक्रीज हुए अचानक से इंक्रीज हो गए यहाँ पे, दिस इज हाउ दैट 2021 के बाद से द स्टॉक प्राइस रैलिड, ठीक है. वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से एंड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से स्टॉक 2021 से जहां पे 1400 रुपए का था, आज ये स्टॉक जस्ट इन 2.5 years, 2 साल के अंदर में या 1.5 साल के अंदर 4000 के आसपास पहुंच गया. तो दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड द वॉल्यूम जंप, राइट. एंड देर इज अ डिमांड, नो डाउट. ऑफकोर्स कंपनी डिफेंस में और दूसरे स्पेस में इसमें डील करती है. यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट्स यहाँ से हमने बहुत सारे निकाल करके रखे थे, जहां से मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है. आई थिंक दूसरे टैब में है.
देयर आर मेनी टैब्स दैट हैव ओपन। सो यहाँ पे हमने क्या किया ना कि इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने निकाले प्रीवियस 4-5 क्वार्टर के। ये मुझे एक्चुअली जो केस स्टडीज हमें मिला है, दिस इज आई गॉट इट फ्रॉम योर वैल्यू पिकर और सम नॉर्मल हम गूगल पर सर्च करते हैं वेयर द वॉल्यूम हैज इंक्रीज एंड द प्राइस हैज इंक्रीज, तो वहां से हमको केस स्टडीज मिल जाता है। ठीक है, सो दिस हैज रीसेंट क्वार्टर हैज अपडेटेड की देयर इज अ फॉल इन द एक्सप्लोसिव। तो ये चीज आपको नोटिस करना है कि अभी ये डाउन आ रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। नाउ दिस वाज आवर थर्ड केस स्टडीज। मैंने 2 केस स्टडीज आपके लिए रखा है कि आप आइडेंटिफाई करो एंड लेट मी नो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अ लाइव लेक्चर्स और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग में वॉल्यूम जहां पे डाउन हो रहा हो और प्राइस भी डाउन हो रहा हो, वॉल्यूम डाउन हो रहा हो और प्राइस हाइक हो रहा है, ये 2 केस स्टडीज आपको आइडेंटिफाई करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके अंदर में इनकम स्टेटमेंट में ही क्या कि कंपनी विद अ वीपी, यहाँ पे वोलाटिलिटी प्राइस लिखा है हमने कि कैसे आपको जो वोलाटिलिटी ये होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये चीज कैसे आपको नोटिस करना है। दैट यू नीड टू ट्रैक अ कंपनी कंटिन्यूअसली एवरी क्वार्टर वाइज, और जो भी आपने अलर्ट्स क्रिएट करके रखा है स्क्रीन पे आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो हमने लिखा है हाउ टू अवॉइड ट्रैप, मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पे। फाइंड आउट अ स्टॉक व्हाई ऑन बुल रन, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कंपनी फिलहाल बुल रन में क्यों है फिलहाल के लिए। लुक एट द कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब आपका ओपी जो हमने उस पर देखा था ऑपरेटिंग मार्जिन, वेदर इट इज एक्सपांडिंग एंड द रीजन बिहाइंड इट एंड सस्टेनेबल। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिया कि जब आप किसी कंपनी को देखते हो कि प्राइसेस स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है बुल रन में, तो वो देखो कि बुल रन में, सेकंड से देखो क्या उसका ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, क्या वेदर इट इज एक्सपांडिंग, और उसके पीछे रीजन क्या है और क्या ये सस्टेनेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक केस स्टडीज दिया है जो कि हमारे होल्डिंग में से ही एक कंपनी है रामकृष्णा फोर्जिंग। आज से 1 साल पहले हमने इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया था विच वाज अराउंड 260 रुपीज के आसपास। नाउ द स्टॉक हैज गॉन टू वेरी हाई लेवल। सो उस टाइम पे व्हाट वी हैड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग 2017-19 वाज अ हाई ग्रोथ पीरियड फॉर रामकृष्णा फोर्जिंग। ठीक है, द रेवेन्यू ग्रू बाय ऑलमोस्ट 43%, which led to around 1800 crore का sales, which was primarily driven by growth in operating revenue जो इनका core income है, due to 28% growth in volume of the sales। इनका वॉल्यूम ग्रो होने की वजह से सेल्स इंक्रीज हुआ एंड ऑल्सो द रियलाइजेशन पर टन वाज 1.33 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नोटिस किया हमने 2017 और 18 के बीच में कंपनी का सेल्स इंक्रीज होने का कारण है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड रियलाइजेशन पर टर्न इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह बुल रन में गया। राइट, नाउ द सेकंड केस स्टडी व्हेन द स्टॉक स्टार्टेड करेक्टिंग। ठीक है, करेक्टिंग यहाँ पे, सो यहाँ पे 2019 और 21 की बात करें उसके बाद फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स was subdued period for Ramkrishna Forging, कोविड कंसिडर कर सकते हो। कंपनी रेवेन्यू डिक्लाइन बाय 15% CAGR to 1200 crores, which was primarily driven by revenue जो पहले चल रहा था। Decline was lower because of volume decline of 10%, growth in the average realization also 1.62 per ton। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि कंपनी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा स्टिल, कि कंपनी का जो रियलाइजेशन पर टन था वो इंक्रीज हुआ लेकिन वॉल्यूम डाउन हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन मिल गया कि वॉल्यूम डाउन हो गया है लेकिन प्राइसेस जो रियलाइजेशन पर टन है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। तो ये सब चीज आपको नोटिस करना पड़ता है। सो लेट मी टेक यू टू द रामकृष्णा फोर्जिंग RKFL। सो आज ये स्टॉक आपका 639 जो 753 को टच कर चुका था। दिस इज अ वंडरफुल ग्रोथ, यहाँ पे इसको कंपाउंडिंग बेनिफिट आप कह सकते हो। 3 to 4 years में ले चलना है, 5 years में ले चलना है। सो इफ यू सी दैट स्टॉक 2017 से पहले 34 रुपीज का, दैट वेंट टू ऑलमोस्ट 240, मतलब 10 टाइम हो गया स्टॉक 2021 में। उसके बाद क्या हुआ, सेल्स डिक्लाइन। राइट, जो हमने देखा कि ये 240 पे जा करके स्टॉक वेंट बैक टू अराउंड 178 and we started tracking again, and that time there was a reversion auto ancillary जो forging business के अंदर में, and it has now led to almost 700। right, so I'm not recommending stock but this is what we keep tracking on company कि जो वोलाटिलिटी प्राइसेस है जो है ट्रैप से बच जाए। तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे इसके अंदर फिर से पोजीशन बनाया बिकॉज वी अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ द बिजनेस। राइट, तो यहाँ हमने एक केस स्टडी आपको बताया कि हाउ टू अवॉइड ट्रैप। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी यहाँ पे हमने लिखा है हाउ टू अवॉइड ट्रैप इन शॉर्ट रन ऑल्सो। तो नेक्स्ट केस स्टडीज हमने आपके लिए कंसीडर किया है दीवीज लैब का या लॉरस लैब, जहाँ पे देवर मैन्युफैक्चरिंग सम काइंड ऑफ
कोविड रिलेटेड ड्रग्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट ईयर द कंपनी रिपोर्टेड अ रोबोस्ट रिजल्ट बिकॉज ऑफ सेल्स ऑफ एंटी वायरल ड्रग्स मोल्यूपीराविर। Like all Indian pharmaceutical companies, the export figures of Divi's lab shot through the roof on demand for COVID-19 drugs and vaccination. तो इसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ हुआ। The market already expected a deteriorated set of quarterly results this year, but the company quarterly number are even poorer what market were expecting. ठीक है, तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज्यादा खराब रिपोर्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं जो दीवीज लैब है विच वेंट टू अराउंड आई थिंक 2600 पे गया, नाउ अगेन आई थिंक 3600 के ऊपर जा चुका है, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज अ रिवर्जन टू मीन, नो डाउट। सो यहाँ पे आप स्टॉक देखो क्या रैली किया था। सो यहाँ पे देखो स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 का था, दैट वेंट टू ऑलमोस्ट 5000, दैट अगेन वेंट बैक टू 2750%। स्टॉक करेक्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया और स्टॉक अगेन मतलब करेक्शन फेज से बाहर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करो क्या हुआ है कि कंपनी का सेल्स ले लेते हैं। सो इफ यू सी द कंपनी सेल्स नंबर यहाँ पे जो 5300 करोड़ से 6900 करोड़, 8900 करोड़, दिस इज व्हाट यू हैव टू नोटिस कि कंपनी का जो 5000 जो एक टाइम के लिए कंसिस्टेंट दिख रहा था कि ग्रो था, सडनली दैट कंपनी इज रिपोर्टिंग 7000 करोड़ 9000 करोड़ का बिजनेस। डू यू सी यहाँ पे? ठीक है, एंड दैट हैज फॉलन बैक 7700, और इस साल एक्सपेक्टेड है कि 7100 करोड़ के आसपास, मतलब और भी सेल्स नीचे जा रहा है, मतलब फिर से 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स डाउन है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं नोटिस कर पाऊंगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो एक टाइम पे कंपनी का दे हैव द सम काइंड ऑफ मोर नो डाउट इन सीडीएमओ स्पेस और एपीआईज में कि 30 to 33% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन ये मेंटेन करते हैं, दैट हैज शॉट अप टू 41-43%, विच इज अनएक्सपेक्टेड, राइट? कभी आपका स्टूडेंट आपके क्लास का जो एवरेज रिजल्ट आता है 80% पास होने का, सडनली एक बार क्या हुआ कि पेपर का जो क्वेश्चन है वो आसान है जिसकी वजह से 100% सब पास हो गए। सो इज इट पॉसिबल टू एवरी टाइम द पेपर विल बी इजियर? नॉट पॉसिबल, राइट? तो इस टाइम इनको जो फायदा हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड ड्रग, तो दैट इंक्रीज ऑपरेटिंग मार्जिन, सेल्स इंक्रीज, ऑपरेटिंग मार्जिन जंप हुआ क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ या इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, ऑपरेटिंग लेवरेज का इनको फायदा मिला, राइट? सो उनके पास वही सेटअप था, उतना ही मैन्युफैक्चर उसी सेटअप पे ज्यादा कर पाए और सेल्स ज्यादा हो गया, तो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हो गया यहाँ पे 41-43%, विच इज नॉट सस्टेनेबल। सो इट हैज कम बैक टू अगेन 31%। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नोटिस कर लोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि 40% रिकॉर्ड कर रहा था, नाउ इट हैज कम बैक टू 25%, नाउ इट विल कम बैक टू अगेन 32% के आसपास हो सकता है। तो ये सारा का सारा चीज आपको नोटिस करना है जब आप कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ रहे हो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट क्या रीजन जो स्टॉक जिसकी वजह से नीचे आ रहा है, राइट? So अभी के टाइम पे यू कैन लुक एट सच कंपनीज लाइक बालाजी माइंस, अल्काइल माइंस, योर टाटवा चिंतन, योर आरती इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक्स इतने नीचे क्यों गिरे, जुबिलेंट इंडस्ट्री भी इतना नीचे क्यों गिरा है? सो इज देयर अपॉर्चुनिटी, राइट? यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो ये मैंने आपको पैरामीटर्स बताया जिसके बेसिस पे आप वो कंपनीज को जाकर के स्टडी करना। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे मैंने आपको वेरियस पैरामीटर जैसे कि बता देता हूँ कि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मेट्रिक्स होते हैं। तो आप सीमेंट कंपनीज में डील कर रहे हो तो आप इबिट्टा पर नोटिस करोगे कि इबिट्टा पर टन कितना है, ठीक है? या रेवेन्यू पर यूजर, मतलब अगर आप एक यूजर, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में डील करते हो तो एक यूजर से आप कितना कमाते हो, राइट? या आपका आईटी इंडस्ट्री में भी होता है कि पर यूजर से कितना जनरेट करते हो, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू पर रूम, ठीक है? आइदर आपका ये जैसे कि होटल का बिजनेस होता है तो एक रूम से आपको कितना बिजनेस आ रहा है, ठीक है? तो वहां पे अगर रूम नंबर ऑफ रूम इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ रूम डिक्रीज होता है, ये मैटर करता है। यहाँ पे रेवेन्यू पर यूजर अगर इंक्रीज हो, नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो रहे, क्या मैं आपको ये मैट्रिक्स बता रहा हूँ। रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो हॉस्पिटल के अंदर डील करते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड ऑफ नारायणा हुदाले या दूसरी कंपनी एचसीजी, उनका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। कोविड मेडिकल आप जाकर चेक करना कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। आर दे डूइंग एनी काइंड ऑफ ग्रीन फील्ड कैपेक्स, आर दे डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्राउन फील्ड एक्सपांशन, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है? एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट, मतलब ये आपका रिटेल स्टोर में हो गया, डी मार्ट, ये सब के अंदर में कि पर स्क्वायर फुट में कंपनी कितना बिजनेस जनरेट कर रही है, ठीक है? तो ये सारा का सारा मैट्रिक्स आपको काम आएगा व्हेन यू आर डूइंग अ एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। जब रिटेल कंपनीज को देखो तो इस तरह से एनालिसिस करो, जो टेलीकॉम कंपनीज को देखो तो इस तरह से देखो, सीमेंट कंपनीज को देखो तो ये मैट्रिक्स मैटर करता है, ठीक है? तो ये सारा का सारा मैट्रिक्स आपको नोटिस करना है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिकोड द इनकम स्टेटमेंट फर्दर इन डिटेल, जहां पे सबसे पहला उसके अंदर हेडर आपने देखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या, कि कंपनी अगर 100 रुपए का, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का सेल किया है, ठीक है, कोई पेन मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, उसका जो वैल्यू वो 100 रुपीज का है, उस सॉरी जो 100 रुपीज का सेल जनरेट किया है, उसके पीछे जो मटेरियल कॉस्ट लगा या जो बाकी अदर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो इनका कॉस्ट कितना है, इस टाइम पे ये ऑप्टिमाइज कर पाए कि नहीं, वेदर दे आर एबल टू ऑप्टिमाइज और डी ऑप्टिमाइज, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि रॉ मटेरियल व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फाइनल गुड्स और सेल्स, डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड दैट इज अ फिनिश गुड्स। तो आपको नोटिस करना, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं 100 रुपए का बिजनेस रेवेन्यू होता है, और इस टाइम पे जो मुझे माल मिला है, जो मैं पहले 50 रुपए का लाता था 10 क्वांटिटी, अब मुझे 40 रुपए में 10 क्वांटिटी मिला है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट है दैट हैज जंप टू 60। वही अगर अगर मेरा यहाँ पे 100 रुपए का सेल्स हो रहा है, लेकिन मेरा जो ऑपरेटिंग या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 50 रुपए का, सेम 10 क्वांटिटी का, 10 क्वांटिटी यहाँ पे भी 10 क्वांटिटी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है 50। तो दैट यू नीड टू फोकस कि ये कंपनी कुछ मटेरियल बेस पे कुछ ज्यादा डिपेंडेंट है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक मतलब अगर 2022 में एंड ऑफ द ईयर इनका अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, उसके बाद इन्होंने कितना रॉ मटेरियल्स और खरीदा, एंड एट द एंड ऑफ ईयर कितना इनके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे बचा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी है 120 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, वो आपको नोटिस करना रहता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बताया, यू नीड टू फोकस ये चीज को, जब इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस होता है, इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस का साइकिल होता है, जिसके बेसिस पे लोग कंपनी को प्रिडिक्ट करते हैं कि अभी शॉर्ट रन में ये फायदा देगा कि नहीं, और उसी के बेसिस पे आपने एक शायद बुक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कैंसली मेंटल मॉडल है, जहां पे वो काफी अच्छा खासा प्ले आउट करता है, और उस प्रिंसिपल को मैं काफी अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। कैंसलिंग मेंटल मॉडल काफी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जा करके देख लेना। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आर इन्वेंटरी गेन्स एंड लॉसेस, राइट। सो ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत सारे कंपनी के अंदर में ऐसा होता है, राइट। सो इन्वेंट्री गेन और लॉसेस का ही प्रिंसिपल यूज करके बहुत सारे लोग स्टॉक को आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज में करते हैं कि यहाँ पे इसको बाय करना है एंड कब तक इसको होल्ड करना है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर कैंसली मेंटल मॉडल, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इसी प्रिंसिपल पे हम बहुत सारे स्टॉक्स को परचेस करते हैं, जहाँ पे सिक्लिकल बेनिफिट होने वाला है बिकॉज ऑफ मटेरियल गेन की वजह से या मटेरियल लॉस की वजह से, जो भी है। सो हम समझेंगे पहले ये इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया प्रिंस पाइप का, बिकॉज वी वर होल्डिंग प्रिंस पाइप वेरी लॉन्ग बैक, उसके बाद हमने एक्सिट बनाया इसके अंदर पोजीशन में। मेरे चैनल पे भी इसका वीडियो अवेलेबल रहेगा, आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ कि प्रिंस पाइप ने फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल उस टाइम पे बहुत ज्यादा पीवीसी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, पीवीसी का प्राइसेस काफी ह्यूज गया, और उस टाइम पे मानने के लिए कि कंपनी ने 50 रुपए के हिसाब से पीवीसी परचेस किया था, और उसके ऊपर जो मार्कअप वैल्यू है 20 रुपीज का रख करके 70 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। मतलब पीवीसी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, जो कि एक टाइम पे ये पीवीसी प्राइस 80 90 या 114 रुपए के आसपास पहुंच गया था। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल उन्होंने 50 रुपए में खरीदा था, अब उस पर 20 रुपीज 30 रुपीज जितना लगाना है उसके हिसाब से लगा के बेच रहे, क्योंकि पीवीसी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। तो मार्केट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर उसको महंगे पे ही बेचे, क्योंकि सब जगह पे जाओगे तो आपको महंगा ही मिलेगा। तो इन्होंने इन्वेंट्री ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है, इन्वेंट्री ऑलरेडी इन्होंने रखा हुआ था, जिससे इनको इन्वेंट्री गेन हुआ, मतलब 50 रुपए में सस्ते में खरीदा चीज, उस पर 30 रुपए मार्कअप वैल्यू लगा करके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पीवीसी का प्राइसेस इंक्रीज हुए हो गया, जिससे 70 रुपए के आसपास बेच पाए। फॉर एग्जाम्पल इनका सेल्स हुआ 100 का, और उस पे जो जो ये है लेते हैं तो 30% के आसपास का जस्ट वो अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग मार्जिन या जो भी आए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सडनली पीवीसी का प्राइसेस कोलैप्स हो गया। अब ये तो कंपनी ऐसा नहीं कि वो प्रीवियस इन्वेंट्री उसी को पकड़ के रखेंगे, नया इन्वेंट्री तो लाना पड़ेगा ना, तो इनको हाई प्राइसेस पे भी पीवीसी खरीदना पड़ा। तो इनको पीवीसी यहाँ पे फिक्स रहेगा मार्कअप वैल्यू फिलहाल के लिए, इनका पीवीसी प्राइसेस अभी के टाइम पे इनको जो मिला वो 60 रुपए पे मिला,
पीवीसी प्राइस इन्होंने 60 रुपए पे खरीदा, लेकिन अब के टाइम पे जो मार्कअप वैल्यू है, जो मार्कअप वैल्यू इनको ये बीसी रखना है, ठीक है, तो अभी के टाइम पे ये कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है, मतलब इनका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 80 हो गया, पहले 70 था, अब ये 80 हो गया, 80 के आसपास, मतलब ये मार्कअप वैल्यू 20 पकड़ के चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि आपका जो 100 में निकाला तो 20% ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रहा है। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ पीवीसी देर इज अ लॉस और इन्वेंट्री लॉस की वजह से कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो करेक्शन होने लगे, ठीक है, स्टॉक प्राइस में दिखाऊंगा कि काफी करेक्ट हुआ, यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ही फॉल हो गया। यहाँ पे इनके पास इन्वेंट्री उन्होंने सस्ते पे खरीदा था, जिसको ये अच्छे दाम पे बेच पा रहे थे, कस्टमर को पास ऑन कर पा रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे कंपनी को इन्वेंट्री गेन होने की बेसिस को प्रॉफिट में था। यहीं पे इन्वेंट्री लॉस, जहां पे इन्होंने हाइयर प्राइस पे खरीदा लेकिन उसको पास ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि इंडस्ट्री में सबको पता चल गया कि अब प्राइसेस तो सस्ते हो गए, इनसे हम उस माल पे क्यों खरीदे, उस भाव पे क्यों खरीदे, ठीक है, तो डी स्टॉकिंग ये सब कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे 20% मार्जिन कमाते हैं हम, 30% कॉस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने केस स्टडी के लिए लगाया इन्वेंट्री गेन एग्जाम्पल, कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इन्वेंट्री गेन किस तरह से इस कंपनी ने किया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इफ नेगेटिव इन्वेंट्री नेगेटिव शोज कंपनी मैन्युफैक्चर मोर आइटम देन इट मैनेज टू सेल और ड्यू टू इन्वेंट्री गेन एंड पॉजिटिव वैल्यू मींस इन्वेंट्री लॉस। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आपको नजर आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी को इन्वेंट्री गेन का फायदा हुआ है, बिकॉज दिस 882 ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 3914 की अगर हम बात करें, तो ये एक कंपनी को इन्वेंट्री गेन की वजह से कंपनी को फायदा हुआ। वही दूसरे केस में जो नेक्स्ट ईयर की बात करें कि कंपनी को इन्वेंट्री लॉसेस हुए, यहाँ पे आप देखो कि पिछले साल इन्वेंट्री जो गेन था 3914 का था, दैट हैज डाउन टू 2000, मतलब एक ट्रेंड के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो दिस हैज लेड टू कंपनी का स्टॉक प्राइस में करेक्शन। तो इसके लिए भी मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे प्रिंस पाइप टाइप करते हैं, ठीक है, सो प्रिंस पाइप हमने टाइप किया है एंड करेंटली यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि काफी करेक्शन हुआ, अभी तो ये ऊपर जा रहा है बिकॉज इट विल कम बैक टू रिवर्जन मीन आरके फोर्जिंग जो मैंने आपको प्रीवियस बताया, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे द स्टॉक दैट 137 से वेंट टू ऑलमोस्ट 850, उसके बाद करेक्ट होकर के दैट स्टॉक वेंट टू ऑलमोस्ट 550, मतलब ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हो गया स्टॉक प्राइस में। नाउ अगेन इट्स गोइंग बैक टू 700, तो वॉल्यूम भी दिख रहा है, दिस इज यू विल गेट अर्ली इंडिकेशन इन द स्टॉक्स। सो अब इसको मुझे जज करना है क्वार्टरली बेसिस पे, तो इफ यू सी दैट कंपनी का जो एक्सपेंसेस था, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, तो एक टाइम पे जो कंपनी का मटेरियल कॉस्ट था वो 65% के आसपास हुआ करता था, दैट हैज शॉट अप टू ऑलमोस्ट 73 87 ऑलमोस्ट 78%, तो उसके वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 7% -2% के आसपास आ गया, जो एक टाइम पे 18 10 12% के आसपास हुआ करता था। तो आपको ये नोटिस करना है कि कंपनी कौन से मटेरियल पे हेविली डिपेंडेंट है, तो खास करके क्रूड ऑयल की जो कंपनी जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया, एचपीसीएल हो गया, दे ऑलवेज हैव अ इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कभी बहुत ऊपर चले जाता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है। नोटिस करना, आप सर्च करना इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस का, ज्यादातर आपका क्रूड ऑयल बेस्ड कंपनी जो रिफाइनिंग में डील करती है उनके लिए रहता है, क्योंकि वो पहले से स्टोर करते हैं, तो प्राइसेस क्रूड ऑयल के बहुत चेंज होते जाते हैं पर बैरल, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन सडनली यहाँ पे एक्सपांड हुआ था, 12% था जो कि 14 18% पहुंच गया, उसके बाद दैट हैज कम बैक टू 9% के आसपास नजर आ रहा है अभी के टाइम पे। सो नाउ क्या ये 9% पे ही रहेगा, वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज देयर, पोटेंशियल इज देयर? नो, इट विल कम बैक टू 12% फॉर श्योर, ठीक है। तो इसके वजह से स्टॉक के अंदर फिर से क्या होगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। सो देयर इज ऑलवेज पहले एक असेंडिंग फेज होता है, फिर एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, फिर अगेन देयर इज वन मोर फेज ऑफ राइजिंग फेज। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस नेचर, तो हमने उस बिजनेस नेचर को समझ लिया तो उसके बाद स्टॉक को बाय करना आसान हो जाता है। सो यू विल बी ऑलवेज फाइंडिंग कि ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज क्यों हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ, तो यहाँ से हमने ये भी समझ लिया, ठीक है, इस केस स्टडी से। और भी केस स्टडीज आपको मिलेगा, यहाँ पे मैंने एक नो सील का लिया है, इन्वेंट्री गेन का कंसेप्ट है कि इन्वेंट्री गेन होने की वजह से, अभी इन्वेंट्री गेन होने की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा सा अच्छा चल रहा था, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ एनालिस्ट डिस्क्राइब अ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एंड इन्वेंट्री गेन। उसको मैं थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँ तो अभी आपको और सिंपल में बता रहा हूँ। सो हायर, यहाँ पे क्या लिखा है, सो higher the gross profit indicate company has a high bargain power या company has some kind of moat।
अच्छा बताओ, वो कंपनी जिसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, मतलब दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ मोनोपोली, दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेयर अदर पीपल्स आर नॉट इन्वॉल्व दैट मच, सो देयर आर एंट्री बैरियर्स आर वेरी हाई, राइट? सो इसके अंदर में आप एक कंपनी अभी फिलहाल आई एम स्टडिंग एवलॉन टेक्नोलॉजी करके, वेयर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नियरली 40% के आसपास। यू विल नोटिस देयर आर आपका दीवीज लैब ऑल्सो अकाउंट्स मोर देन 32% के आसपास, 32% के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। या तो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करो जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हायर, दैट इंडिकेट द कंपनी हैज सम काइंड ऑफ मोड। तो जब भी आप कंपनी का ये चीज देखे तो आपको समझ में आना चाहिए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होने का मतलब है देयर इज समथिंग दैट कंपनी हैज दैट अदर कॉम्पिटिटर डज नॉट हैव। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा है व्हाट इन्वेंट्री गेन कैन स्पीक, ये इन्वेंट्री गेन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? एंड देयर इज अ लेस कॉम्पिटिटर, शो प्राइसेस रोज एंड फिट स्टॉक एंड कंपनी एबल टू सेल एट प्रीमियम प्राइस। ठीक है, इन्वेंट्री गेन का मतलब ये है कि कंपनी ने उस प्राइसेस को, जो पहले वो 70 रुपए में बेच पाता था, अब वो 90 या 100 120 रुपए में बेच पा रहा है, बिकॉज मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। शायद ये भी हो सकता है, अदरवाइज हम किधर और से खरीद सकते हैं। सो कंपनी इज एबल टू सेल एट अ प्रीमियम प्राइस। तो ये चीज इस तरह से आपको डिकोड करना है जब आप एनालिसिस करो। तो यहाँ पे दिविज लैब का लिखा है कंपनी रिपोर्ट ए रोबस्ट रिजल्ट बिकॉज ऑफ सेल ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मोल्यूपीराविर कोविड-19 के हिसाब से, एंड उसके बाद क्वार्टर रिजल्ट्स डिटोरिएट हुआ, द स्टॉक प्राइस क्रैश 50% से क्रैश हो गया नियरली। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करना है।